इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहां के एक घने फॉरेस्ट के अंदर एक आदमी अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। यह आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है, लेकिन आखिर इसका पीछा कौन कर रहा था ये हमें दिखाया नहीं जाता। वो तो फॉरेस्ट के अंदर एक रास्ता बनाए गए वाली जगह पर लगातार आगे बढ़ रहा था। अब हमें उस जगह की थोड़ी दूरी पर कुछ शिकारी दिखाए जाते हैं जिनके पास एडवांस वेपन्स थे। उन सभी शिकारियों का लीडर विल नाम का एक आदमी होता है। ये सारे सिपाही विल के लिए ही काम किया करते थे, जो कि एपेक्स बायोटेक नाम की एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक होता है, और ये पूरा आइलैंड उसका ही है जो उसने प्रॉफिट के पैसों से खरीदा है। विल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो सिपाहियों को सावधान रहने के लिए कह रहा था। थोड़ी ही देर में वो अनजान सा आदमी भागते हुए वहां पर आता है। तभी उन सभी को जमीन के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। सभी लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और लगातार शूट करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जमीन के अंदर से कोई खतरनाक जानवर बाहर निकल रहा है। होता भी कुछ ऐसा ही है। जमीन में से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बाहर निकला, जिसके काफी बड़े टेंटिकल होते हैं। ये सारे क्रिएचर्स जो कि जमीन में रहा करते थे, इन्हें ग्रेबॉइड कहा जाता था, जो सामने आने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते। लेकिन यहाँ पर विल के सिपाहियों के साथ बहुत ही एडवांस वेपन्स होते हैं, जिसकी मदद से उन्होंने लगातार फायर किया और उस ग्रेबॉइड नाम के क्रिएचर को जान से मार दिया। ग्रेबॉइड तो नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। यानी कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि ये क्रिएचर यहाँ पर मौजूद है, और वो उस गरीब आदमी को तो सिर्फ एक चारा बनाकर उस क्रिएचर को बाहर निकालना चाहते थे, जो कि अपने प्लान में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। विल तो इसी तरीके से डॉक्टर रिचर्ड और एना नाम की लेडी के साथ मिलकर काम किया करता था। साथ ही साथ विल के अंडर कई सारे सिपाही होते हैं। विल ने तो इस प्राइवेट आइलैंड के बारे में सिर्फ उनके लोगों के अलावा और किसी को नहीं बताया होता है। यानी कि किसी को ये तक भी नहीं पता था कि इस प्राइवेट आइलैंड के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। विल ने तो इस आइलैंड से थोड़ी दूरी पर एक जो जमीन होती है, वहां पर अपना बेस कैंप बनाया था, जहां पर उसकी कंपनी के सेक्टर 17 के मेंबर्स काम किया करते थे। एपेक्स बायोटेक में वो अलग अलग स्पीसीज के जानवरों पर रिसर्च करते और उनकी यूनिकनेस का पता लगाते, जिससे कि पूरी दुनिया दंग रह जाती। विल की कंपनी तो बहुत कम समय में काफी प्रॉफिटेबल हो जाती है। हालांकि विल ने सेक्टर में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो कभी भी इस प्राइवेट आइलैंड पर नहीं आ सकते। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमें यहाँ दूसरे आइलैंड के ऊपर सेक्टर 17 का जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर विल की कंपनी के कई सारे एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे थे। तभी हमें डॉक्टर जैस्मिन और जिमी दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी रिसर्च पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन अचानक वहाँ की जमीन हिलने लगी थी। जैस्मिन तो एकदम चौंक कर वहाँ के एक एम्प्लॉय से पूछती है कि आखिर ये किस टाइप के झटके हैं। उस एम्प्लॉय ने तो सिंपल इतना बताया कि ये पूरा प्लेनेट वॉल्केनो के ऊपर बना हुआ है, इसलिए वॉल्केनो इरप्शन के कारण यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ की नॉर्मल बातें हैं। लेकिन जैस्मिन को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये भूकंप है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी पहले से बहुत ज्यादा हो गई थी। जैस्मिन तो यहाँ जिमी को भी सारी बातें बताती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। वो जब एक बाइनोकुलर की मदद से उस दूसरे आइलैंड की तरफ देख रही थी, तो विल अपने सिपाहियों के साथ बोट पे से वापस आ रहा था। उनके पास एडवांस वेपन्स देखकर जैस्मिन सोचती है कि आखिर उन्हें वेपन्स की क्या जरूरत, जबकि उस प्राइवेट आइलैंड पर ज्यादा कोई जंगली जानवर है ही नहीं। जैस्मिन को तो जानना था कि आखिरकार उस प्राइवेट आइलैंड पर है क्या। वो तो जिमी को भी बोलती है कि हमें वहां जाकर एक बार चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ जिमी जैस्मिन को समझाता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा था कि कोई भी उस प्राइवेट प्लेनेट पर नहीं जाएगा। लेकिन जैस्मिन अब किसी भी हालत में उस जगह पर जाकर देखना चाहती थी कि वहाँ है क्या। इसीलिए वो अब किसी भी तरीके से जिमी को कन्विंस कर लेती है और अपने एक एम्प्लॉय के साथ नाव के ऊपर बैठकर उस प्राइवेट आइलैंड की तरफ जाने लगी। वो आइलैंड कई किलोमीटर दूरी पर होता है, इसीलिए उन्हें कई घंटों का रास्ता तय करना पड़ा। पर अब वो तीनों किसी भी तरीके से उस प्राइवेट आइलैंड के ऊपर चले जाते हैं। वो तीनों तो डेंस फॉरेस्ट के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन वो जैसे ही एक ओपन एरिया में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां पर एक बहुत ही बड़े ग्रेबॉइड की डेड बॉडी दिखाई देती है। इतने बड़े क्रिएचर को देखकर तो उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। हालांकि जैस्मिन ज्यादा नहीं चौंकती, क्योंकि उसे आदत थी ऐसे अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स की सर्चिंग करना। लेकिन अब जैस्मिन को थोड़ा सा शक हो जाता है, क्योंकि उस क्रिएचर की बॉडी को इस तरीके से काटा गया था, जैसे लग रहा होता है कि उसकी बॉडी में से कोई अजीब सी चीज बाहर निकली हो।
आखिर ये क्या चीज हो सकती है उन्हें नहीं पता। उसने तो कुछ सैंपल्स भी रख लिए और वहाँ की रिसर्च करने लगे, लेकिन तभी एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर वो तीनों काफी डर गए और एक सेफ जगह पर जाने लगे। जैस्मिन और जिमी तो अपनी जान बचाकर एक दूसरे रास्ते पर भागते हैं, लेकिन जैस्मिन का वो एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया था। तभी अचानक उस एम्प्लॉय के सामने एक अजीब टाइप का क्रिएचर आता है जो बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड लग रहा था। इस क्रिएचर को आज तक इस आइलैंड पर देखा ही नहीं गया और अब वो क्रिएचर सीधा भागते हुए उस एम्प्लॉय के पास आता है और उसे पकड़कर डीप फॉरेस्ट में लेकर जाता है। हालांकि जैस्मिन और जिमी उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। उन्हें भी ये लगने लगा कि अब वो एम्प्लॉय को नहीं बचा सकते। उन्हें अपनी जान फिलहाल के लिए सेफ रखनी थी, इसीलिए वो दोनों नाव के ऊपर बैठते हैं और उस आइलैंड से दूर आ जाते हैं। जैस्मिन तो विल से ये सारी बातें करेगी, उसने तो ये सोच लिया था, लेकिन उसे इन सारे क्रिएचर्स के बारे में और भी डीप जानकारी इकट्ठा करनी थी और ऐसे किसी इंसान की जरूरत होती है जो इन क्रिएचर्स को अच्छी तरीके से समझता हो। हालांकि जैस्मिन की नजर में एक आदमी था जिसका नाम ट्रेविस होता है, लेकिन ट्रेविस तो जेल के अंदर कैद है अपने अपराध के कारण। इसीलिए जैस्मिन अब जिमी को कहती है कि तुम ट्रेविस के एक साथी जिसका नाम गमर होता है उसे जाकर पास ही वाले आइलैंड पर ढूंढो, और वही है जो हमारी मदद कर सकता था। यही रीजन होता है, इसीलिए जिमी निकल पड़ा था गमर को ढूंढने के लिए। जैस्मिन तो वापस से अपने सेक्टर 17 में आ जाती है विल से इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए। अब यहाँ कई घंटों बाद जिमी ट्रेवल करता हुआ गमर के पास पहुंच जाता है। गमर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे कोई भी हायर नहीं कर रहा था और उसकी वजह से उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। गमर ने तो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया था। इतने साल से कोई काम न करने के कारण उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। लेकिन जब जिमी कह रहा था कि इस काम के बदले तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे, तो गमर उनकी बात के बारे में सोचने लग जाता है। जिमी ने सारी बातें बता दी थी कि किस तरीके से उस प्राइवेट आइलैंड पर ग्रे बॉयड नाम के क्रिएचर्स हैं और हमें एक हाइब्रिड क्रिएचर मिला है जो उससे ही पैदा हुआ था। अगर उन क्रिएचर्स को रोका नहीं गया तो जो भी अगर उस प्राइवेट आइलैंड पर जाएगा उसे वो बुरी तरीके से मार देंगे। इसीलिए अब इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण गमर जिमी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। जिमी ने तो उसे अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए थे जिसे वो पहनकर सीधा उनकी सेक्टर 17 की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ अब जैस्मिन विल से मिलती है और उससे सारी बातें करती है। उसने तो विल के सामने ही कह दिया कि आखिर तुम्हारे प्लेनेट पर किस टाइप के क्रिएचर्स हैं और आखिर वो सब कहाँ से आए। विल को इतना तो समझ गया था कि जैस्मिन जरूर उस प्राइवेट आइलैंड पर गई होगी, जिससे कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है। विल सिंपली इतना कहता है कि ये मेरा प्राइवेट आइलैंड है और मेरे पास कुछ साल पहले छोटे छोटे ग्रीबॉइड के क्रिएचर्स थे जिसे कि मैंने उस प्राइवेट आइलैंड पर छोड़ दिया, पर अब वो इतने बड़े और खूंखार हो गए हैं कि किसी की बात ही नहीं मानते। लेकिन मैं अपने साथियों के साथ जिनके पास एडवांस वेपन्स हैं उनकी मदद से उन क्रिएचर्स को मार सकता हूँ, इसीलिए मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर विल पता नहीं क्यों रूल ब्रेक करने के जुर्म में जैस्मिन को कुछ नहीं कहता, क्योंकि जैस्मिन उसकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर ऑफिसर थी और विल को पता था कि जैस्मिन का उसकी कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो जैस्मिन को कैसे निकाल दे। अब हमें उसी प्राइवेट आइलैंड पर विल का एक सिपाही दिखाया जाता है जिससे कि झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन वो जब देखने गया तो वो आवाजें बहुत ही तेज हो गई। वो सिपाही तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वापस अपने बेस कैंप में भागने लगता है। हालांकि वो एक चैम्बर के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन फ्लोर के अंदर से कोई खतरनाक क्रिएचर ने उसे पकड़ लिया और नीचे की तरफ खींच दिया। वो तो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। सुबह होने पर जब विल और उसके साथियों को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा अफसोस दिखाते हैं, लेकिन विल जो कि एक पत्थर दिल बन चुका था वो कहता है कि जरूर वो सिपाही नशे में होगा, इसीलिए वो क्रिएचर का सामना नहीं कर पाया। अब हमें जिमी को दिखाया जाता है जो गमर को लेकर अपनी बॉस जैस्मिन के पास आ चुका था, लेकिन गमर जब जैस्मिन को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि कई साल पहले गमर और जैस्मिन एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे और ट्रेविस नाम के जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो उन दोनों का बेटा है। गमर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जिमी उसे मनी दे रहा होता है, इसीलिए वो ये काम करने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन यहाँ गमर जैस्मिन और जिमी से कहता है कि हम सिर्फ क्रिएचर को खत्म करने के बारे में ही बात करेंगे, जैस्मिन मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। अब जैस्मिन को ये काम करवाना था, इसीलिए वो ये बात मान जाती है। इसीलिए अब गमर पूरे प्लानिंग के साथ गेटअप में रेडी हो जाता है। वो तो अब जैस्मिन और जिमी के साथ सीधा चला गया था विल से बात करने के लिए। विल भी गमर को जानता था क्योंकि वो दोनों बहुत पहले के दोस्त हुआ करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं जो अलग अलग टाइप के खतरनाक क्रिएचर्स को पकड़ते। अब यहाँ गमर विल को समझाता है कि तुम्हारे प्राइवेट आइलैंड पर वो क्रिएचर्स कोई पालतू जानवर नहीं है,
अगर उनके सामने कोई भी चीज आए तो वो उन्हें जान से मार सकते थे, और इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो क्रिएचर्स उस आइलैंड से निकलकर बाकी जगहों पर फैल जाए। इसीलिए उन क्रिएचर्स को जल्द से जल्द मारना होगा। लेकिन विल यहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंट वे में कहता है कि मेरे सिपाही इसके लिए काफी हैं और टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो क्रिएचर्स आइलैंड से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन गमर को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े क्रिएचर को वो कुछ सिपाही कैसे मारेंगे। विल इस बारे में कुछ नहीं कहता और सीधा वहां से चला जाता है। लेकिन गमर इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता था। उसने तो जैस्मिन और जिमी को समझाया कि हमें उन क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए एडवांस वेपन चाहिए होंगे। लेकिन जिमी कहता है कि हमारे पास तो कोई एडवांस वेपन नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ पर रिसर्च का काम करते हैं, और सारे वेपन्स तो जिमी के पास थे जो कि अब शायद उन्हें कभी देगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर गमर के कहने के बाद जिमी उन्हें एक बेस कैंप में लेकर आता है। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का बेस कैंप था जहाँ पर आर्मी सोल्जर्स आराम करते थे। यहाँ जांच पड़ताल करने पर उन्हें बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेनेड्स, फ्लेम थ्रोअर और भी बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स। पर गमर का ये कहना था कि हालांकि ये वेपन्स ठीक हैं, पर इससे भी एडवांस वेपन्स चाहिए होंगे उन क्रिएचर्स को मारने के लिए। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसीलिए अब सभी लोग गमर की मदद करने के लिए वेपन्स उठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं उस प्राइवेट आइलैंड के लिए। हमें तो अब यहाँ आइलैंड के ऊपर विल और उसके सारे सिपाहियों को दिखाया जा रहा था जो अपने सारे एडवांस वेपन लेकर उन क्रिएचर्स के पास बढ़ते हैं ताकि वो उन्हें जान से मारते। पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर उनकी ये जान खतरे में पड़ने वाली है। वहीं अब दूसरी तरफ जैस्मिन और जिमी भी अपने सभी लोगों के साथ आइलैंड पर आ चुके थे, लेकिन उन्हें अब प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। गमर तो अब जैस्मिन, जिमी और कई सारे लोगों के साथ आइलैंड के अंदर बढ़ने लगा था। तभी उन्हें ग्रे बॉयड की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी। उसकी हालत देखकर गमर तो समझ गया था कि इसके अंदर से म्यूटेटेड क्रिएचर्स बाहर निकले हैं जो कि पहले से काफी ताकतवर और समझदार हो सकते थे। इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें विल के साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि म्यूटेटेड खतरनाक क्रिएचर उनकी बॉडी के हीट को सेंस कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते वो सारे म्यूटेटेड क्रिएचर सामने आ गए और विल की टीम ने उनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो सोच रहे थे कि वो इन्हें बड़ी आराम से मार देंगे, लेकिन ये म्यूटेटेड क्रिएचर्स काफी फास्ट होते हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते विल के कई सारे साथी मारे जाते हैं और वो भी इसमें कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये हो गई कि उस जगह पर गमर और उसके सभी साथी आ चुके थे। उनके पास तो फ्लेयर गन भी होती है जिसकी मदद से वो सारे म्यूटेटेड क्रिएचर्स को मारने लगे। फिलहाल के लिए उन लोगों ने तो फ्लेम थ्रोअर की मदद से उन्हें डराकर भगा दिया, लेकिन इतनी ज्यादा शोर होने की वजह से जमीन में मौजूद ग्रे बॉयड का झुंड वहां पर आ जाता है। उन बड़े बड़े ग्रे बॉयड्स ने जो कि जमीन के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने विल के कई सारे साथियों को जिंदा निगल लिया था। अब यहाँ गमर ने आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि अगर वो इस ग्रे बॉयड को नहीं मारेंगे तब तक वो यहाँ से जा नहीं सकते थे। इसीलिए अब गमर ने प्लान बनाया और एक फ्लेम थ्रोअर की गैस सिलेंडर को दूर की तरफ फेंक दिया, जिससे कि आवाज आएगी और वो ग्रे बॉयड उसकी तरफ आकर्षित होगा। उसी समय किसी को शूट करना है जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाए। बहुत सोचने के बाद एना ये काम करने का डिसाइड करती है। प्लान के अकॉर्डिंग अब गमर ने उस फ्लेम थ्रोअर की गैस को दूर फेंक दिया था और उसकी आवाज सुनते ही वो ग्रे बॉयड जमीन में से बाहर निकलते हुए उसके ऊपर कूदने लगा। एना अपना निशाना लगाती है और सीधा सिलेंडर के ऊपर शूट कर देती है, जिससे कि वहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ कि ग्रे बॉयड की पूरी बॉडी खत्म हो गई। हालांकि उन लोगों ने एक ग्रे बॉयड को तो खत्म कर दिया था, पर इसके जैसे अभी कई सारे मौजूद थे। गमर तो अब सीधा विल के पास आकर उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अपने सेक्टर 17 के सारे लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचाना पड़ेगा और उन सारे खतरनाक ग्रे बॉयड की चिंता मत करो, हम उसे मिलकर खत्म कर देंगे। लेकिन विल का मानना था कि उसने ये सारी चीजें काफी मेहनत और पैसे देकर बनाई हैं, तो वो इन सारे क्रिएचर्स को कैसे मार सकता था। इसी वजह से विल ने गमर और उसके सारे साथियों को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और उन्हें एक जगह पर कैद करके रख दिया ताकि वो उसके किसी भी चीजों के अंदर टांग न अड़ाएं। अब यहाँ रात का समय हो चुका था जहाँ पर विल के सारे सैनिक तैनात होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ग्रे बॉयड और वो म्यूटेटेड क्रिएचर्स दोनों साथ में हमला करने लगे हैं। उनमें से कई सारे सैनिकों को तो जमीन में खींच लिया गया था। डॉक्टर रिचर्ड की भी जान खतरे में होती है क्योंकि उसे भी ग्रे बॉयड के ग्रुप ने घेर लिया था। डॉक्टर रिचर्ड भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बाकी सैनिकों की तरह उनकी भी जान चली गई। ग्रे बॉयड के इस तरीके के हमले को देखकर एना फ्लेयर गन चलाती है और मदद की मांग करती है। एना ने तो यहाँ पर विल से कह दिया था कि शायद हमें गमर और बाकी लोगों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन विल कहने लगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं।
एना इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए उसने विल की टीम को छोड़ दिया और सीधा गमर और उसके बाकी साथियों के पास चली गई। एना ने उन सभी को आजाद कर दिया था क्योंकि वो सही तरीके के प्लान बनाते थे। उसे भरोसा था कि गमर की टीम में ज्वाइन होने के बाद वो इन क्रिएचर्स को खत्म तो करेंगे ही साथ यहाँ से सुरक्षित बाहर भी निकलेंगे। लेकिन अब उस चैम्बर के अंदर जनरेटर चालू हो चुका था, जिसकी आवाज सुनकर एक ग्रेबॉइड उनकी तरफ आकर्षित होने लगा, जो उस पूरे चैम्बर को हिला कर रख देता है। अब यहाँ गमर के पास कोई प्लान नहीं था, इसीलिए उसने ट्राई किया कि जनरेटर को किसी भी तरीके से बंद किया जाए। जनरेटर के बंद होते ही वो ग्रेबॉइड भी वहां से चला गया, पर अब गमर को एक आइडिया आता है कि इस तरीके से वो इस ग्रेबॉइड को भी मार सकते हैं। वहां पर कई सारे ग्रेनेड्स मौजूद थे, इसीलिए गमर ने सारे एक्सप्लोजिव्स उसी कमरे में रख दिए, जिसके बाद अपने साथियों को बोलकर जनरेटर ऑन कर दिया। वो सभी को कहता है कि हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा मेरे इशारे पे। जैसे ही जनरेटर ऑन होता है और वहां आवाज आती है तो उस जगह पर ग्रेबॉइड हमला करने के लिए आ गया, और वो जैसे ही दीवार तोड़कर अंदर घुसता है तभी गमर ने एक ग्रेनेड बाकी ग्रेनेड्स के पास फेंक दिया और सभी लोग जल्द से जल्द चैम्बर में से बाहर निकल गए। वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में ग्रेबॉइड भी मारा गया। उसकी तो पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। हालांकि उन सभी लोगों ने 3 ग्रेबॉइड्स को मार दिया था, लेकिन अभी भी एक ग्रेबॉइड बचा था जो सबसे ज्यादा बड़ा है। हमें अब दूसरी तरफ विल के एक साथी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वही ग्रेबॉइड हमला करके अपनी टेंटिकल उसकी बॉडी में घुसा रहा था। विल तो उस ग्रेबॉइड को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तब तक उसके आदमी को लेकर चला गया था। हालांकि उसी समय गमर भी वहां पर आ गया, जो विल को समझाने लगा कि इस तरीके से तुम ग्रेबॉइड्स को नहीं मार सकते। वो दिन ब दिन चतुर होते जा रहे हैं, जो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे। उन्हें मारने के लिए कोई अलग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। लेकिन विल अभी भी गमर की कोई मदद नहीं लेना चाहता था। तभी अचानक एक ग्रेबॉइड ने तुरंत ही विल का पैर पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा। हालांकि गमर उसकी मदद करता है, लेकिन ग्रेबॉइड की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने अपने टेंटिकल से इतना फोर्स लगाया कि विल का पैर ही टूट गया और वो विल को नीचे की तरफ लेके जाकर उसकी जान ले लेता है। गमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन विल को बचा नहीं पाया। लेकिन अब उन्हें किसी भी हालत में एकजुट होकर उस आखिरी ग्रेबॉइड को मारना होगा, जो इन सारे ग्रेबॉइड में सबसे खतरनाक और बड़ा होता है। आखिर वो ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, इसके लिए हमें इस कहानी का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।